हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 6 जुडिशरी। तो जुडिशरी का जो चैप्टर है उसमें हम जुडिशियल एक्टिविज़म जो है वो कर चुके थे। अब हमारा जो टॉपिक आता है वो है जुडिशरी एंड राइट्स। ठीक है, इस टॉपिक में हम न्यायपालिका और अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने देख लिया है कि जुडिशरी जो है वो इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। जो भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम जुडिशरी करती है। ठीक है, और राइट्स को प्रोटेक्ट करने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है जुडिशरी का। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो दो तरीके प्रोवाइड कराता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट राइट्स को वायलेट होने से बचा सकता है। ठीक है, वो दो तरीके क्या है? पहला तो ये है कि इट कैन रीस्टोर फंडामेंटल राइट्स बाय इशूइंग रिट्स ऑफ हेबियस कॉर्पस मैंडेमस एक्सेट्रा आर्टिकल 32। द हाई कोर्ट्स आल्सो हैव द पावर टू इशू सच रिट्स। तो पहला क्या है कि हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा है फंडामेंटल राइट्स में देखा है कि जो जुडिशरी है वो रिट्स को इशू कर सकती है। ठीक है, रिट जुरिस्डिक्शन भी हमने पढ़ा इसी चैप्टर में। रिट जुरिस्डिक्शन में भी हमने यही पढ़ा कि रिट्स को जो है इशू कर सकती है, जैसे कि हैबियस कॉर्पस मैंडेमस। ठीक है, जो आर्टिकल 32 के अंडर आते हैं। हाई कोर्ट्स जो है उनके पास भी पावर है रिट्स को इशू करने के लिए आर्टिकल 226 के अंतर्गत। Secondly, Supreme Court can declare the concerned law as unconstitutional and therefore non-operational। ठीक है, अब आर्टिकल 13 के अंडर क्या आता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है जो भी लॉ बना है, ठीक है, अगर वो लॉ जो है अगर वो लोगों के राइट्स का हनन करता है तो उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया जा सकता है और नॉन ऑपरेशनल भी। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है वो इंटरप्रेट करके देखती है कि वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। ठीक है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है उसे डिक्लेयर कर दिया जाएगा एंड नॉन ऑपरेशनल बता दिया जाएगा। मतलब उस लॉ को ही ख़त्म कर दिया जाएगा। Together, these two provisions of the Constitution establish Supreme Court as the protector of fundamental right of the citizen। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को जो है फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उसका प्रोटेक्टर सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है, क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है सुप्रीम कोर्ट, तो इसे प्रोटेक्टर भी माना जाता है एज वेल एज इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन को जैसे अगर कोई लॉ आया है, ठीक है, अगर वो लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाता है, ठीक है, तो वो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता सकती है सुप्रीम कोर्ट। तो एक तरह से इंटरप्रिटेशन का काम जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट करती है। सेकेंड ऑफ द टू वेज मैंशनड अबाउट अबव इन्वॉल्व्स जुडिशियल रिव्यू। अब ये जुडिशियल रिव्यू क्या है, चलिए देखते हैं जुडिशियल रिव्यू क्या है। Perhaps the most important part of the Supreme Court is the power of judicial review। सबसे important जो पावर है सुप्रीम कोर्ट की वो है जुडिशियल रिव्यू की पावर। जुडिशियल रिव्यू मीन्स पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट to examine the constitutionality of any law if the court arrives at the conclusion that the law is inconsistent with the provisions of the constitution। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट की वो पावर जिसमें सुप्रीम कोर्ट किसी भी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी देख सकता है। अगर कोर्ट जो है वो इस कॉन्क्लूज़न पर पहुंचती है, मतलब कोर्ट का रिजल्ट क्या है, कोर्ट क्या पता चलता है कोर्ट को कि जो लॉ है, ठीक है, जो लॉ बनाया गया है वो इनकंसिस्टेंट है विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ऐसा लॉ जो है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इन एप्लीकेबल उसे डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब हमें पता है लॉ बनाने का काम जो है वो लेजिस्लेचर करता है, तो जुडिशरी के पास इतनी पावर है कि अगर वो लॉ जो है, जो भी लेजिस्लेचर ने जो लॉ बनाया है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाता है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे से बाहर है, ठीक है, तो उसे उस लॉ को
इनएप्लीकेबल बता दिया जाएगा, उसे हटा दिया जाएगा और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया जाएगा। द टर्म जुडिशियल रिव्यू इज नाउ हियर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो जुडिशियल रिव्यू की जो टर्म है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है। However, the fact that India has written constitution and the Supreme Court can strike down a law that goes against fundamental rights implicitly gives the Supreme Court the power of judicial review. अब हमें पता है कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन रिटन में है एंड जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, वो लॉ को ख़त्म भी कर सकती है अगर वो जो लॉ है वो लोगों के फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाता है तो, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर है। अगर कोई भी लॉ है, ठीक है, अगर ये लॉ या तो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाता है या फिर जो फंडामेंटल राइट्स हैं, क्योंकि जो जुडिशरी है उनका फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम होता है, तो अगर ये जो लॉ है ये फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जाएगा या फिर इसके खिलाफ होगा, तो क्या होगा, इस लॉ को हटा दिया जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया जाएगा, ठीक है। ये पावर भी सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। Besides, as we saw in the section on jurisdiction of the Supreme Court, in the case of federal relations too, the Supreme Court can use the review powers if a law is inconsistent with the distribution of powers laid down by the Constitution. अब देखो फेडरल का मतलब पता है कि डिवीजन ऑफ पावर। तो अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी पावर्स को रिव्यू पावर, जुडिशियल रिव्यू की पावर को तभी भी यूज़ कर सकती है जब कोई लॉ इनकंसिस्टेंट हो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर से, मतलब जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही, एक ऐसा लॉ बना दिया गया जिसमें जो पावर है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है उसका हनन हो रहा है, ठीक है। तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रही है ये चीज़, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें भी अपने रिव्यू पावर को यूज़ कर सकती है। Suppose the central government makes a law which according to some states concern a subject from the state list. Then the state can go to the Supreme Court, and if the court agrees with them, it would declare that the law is unconstitutional. अब इसका मतलब क्या है कि सपोज करो, इमेजिन करो कि एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, वो एक लॉ बनाती है जो कि कुछ स्टेट्स के अकॉर्डिंग, वो स्टेट लिस्ट का काम है लेकिन वो कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। करना किसको चाहिए, स्टेट को करना चाहिए। स्टेट लिस्ट का जो काम है वो स्टेट ही करती है, लेकिन उसको कौन कर रहा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कर रही है। तो जो स्टेट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है, अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो एग्री कर लेती है इस चीज़ पर, तो उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। In this sense, the review power of Supreme Court include the power to review legislations on the ground that they violate fundamental rights or on the ground that they violate the federal distribution of power. कि ये जुडिशियल रिव्यू की पावर जो है सुप्रीम कोर्ट के पास है, अगर लेजिस्लेचर्स जो हैं वो ऐसा लॉ बनाते हैं जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स को वायलेट कर रहा है, फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स को वायलेट कर रहा है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो उस लॉ को हटा सकती है। रिव्यू पावर एक्सटेंड्स टू दी लॉज पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर्स ऑल्सो, ठीक है। रिव्यू पावर जो है इनकी, तो ये बहुत एक्सटेंडेड है। जो भी मतलब लेजिस्लेचर ने जो भी लॉज बनाए हैं, स्टेट लेजिस्लेचर ने जो भी लॉज बनाए हैं, उन लॉज को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल ये बता सकती है। टुगेदर द रिट powers and the review powers of the court make judiciary very powerful. अब ये जो जो रिट इशू भी कर सकती है जुडिशरी और रिव्यू भी कर सकती है, तो दोनों ही पावर है उसके पास। तो इसमें जुडिशरी जो है वो बहुत पावरफुल बन जाती है। The review power means that judiciary can interpret the constitution and laws passed by the legislature. Review power का मतलब है कि जो लॉज लेजिस्लेचर ने पास किए, लेजिस्लेचर ने जो लॉज बनाए हैं, उन लॉज को इंटरप्रेट करने का काम जुडिशरी करती है। एंड मैनी पीपल थिंक दैट दिस फीचर इनेबल्स द जुडिशरी टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिवली एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ सिटीजन। और बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि ये जो फीचर है, ठीक है, मतलब इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स भी, एडवांटेजेस भी हैं कि इस फीचर ने क्या कर दिया है, अब जुडिशरी
कि इस फीचर की वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट हो रहा है, एज वेल एज जो राइट्स हैं, सिटीजन्स के जो अधिकार हैं वो भी बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट हो रहे हैं। The practice of entertaining PILs has further added to the powers of the judiciary in protecting rights of citizen. अब जो PIL में और भी PIL ने और भी क्या ऐड कर दिया, राइट्स ऑफ सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना भी ऐड कर दिया। Do you remember that in the chapter on the rights we mentioned the right against exploitation? This right prohibits forced labor, trade in human flesh and prohibits employment of children in hazardous jobs। ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयशन का मतलब है कि फोर्स लेबर ना हो, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जो है बच्चों से काम ना कराया जाए डेंजरस जॉब्स में। लेकिन क्वेश्चन क्या आता है, हाउ कुड दोज हुज राइट्स वर वायलेटेड अप्रोच द कोर्ट, वो लोग कोर्ट में कैसे अप्रोच हो सकते हैं। PIL और जुडिशियल एक्टिविज्म ने इस चीज़ को पॉसिबल बना दिया है कि ऐसे वायलेशंस ना हों। द कोर्ट कंसिडर्ड अ होल सेट ऑफ केसेस, द ब्लाइंडिंग ऑफ द जेल इनमेट्स by the police, inhuman working condition in stone, sexual exploitation of children and so on, and this trend has made rights really meaningful for the poor and disadvantaged sections। तो ये कुछ एडवांटेजेस भी थी जो PIL ने जो भी आगे स्टेप्स उठाए हैं उससे क्या क्या जो है चेंजेस आए, ठीक है, कुछ एडवांटेजेस है, पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं। सो ये हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है जुडिशरी एंड राइट्स का। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा वो है जुडिशरी एंड पार्लियामेंट। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए मेरा जो चैनल है उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिल सके। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।